तो ही वर्क्स देयर। वो क्या बोलता है कि हम लोग भी प्लेसमेंट में जाते हैं ना आईएम्स के, तो आईएम एबीसी उसके अलावा जाते नहीं है। मतलब कोझिकोड लखनऊ भी नहीं जाते, बराबर। ही हिमसेल्फ कंसिडर्स हिमसेल्फ फॉर्चुनेट, ही इज फ्रॉम जेबीआईएमएस। तो मेरे बोले मेरे टाइम हो गया, और वो भी उसका एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक लंदन का, उसके बाद उसका हुआ है एवेंडस में। तो ये लोग आईएम एबीसी के बाहर जाते नहीं है, और एबीसी में भी एक दो प्रोफाइल देंगे। और बाकी कई बार जो सुनने में आता है ना, ये गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है, वो सब प्रोसेसिंग है, वो सब इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है। प्रोफाइल इज प्योरली प्रोसेसिंग, जो हैदराबाद में टावर्स है वो सब है। तो दैट इज नॉट रियली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर से। वो सिर्फ वो फॉर्म का नाम है, लेकिन काम कुछ और हो रहा है वहां पे, ऐसा। ફાયદો એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક્સ તો આમ બી વર્લ્ડ ઓવર પ્રોફાઇલ્સ બહુ ઓછી હોય, એટલે ઇટ ઇઝ રોંગ ટુ એક્સપેક્ટ કે એમબીએ કરીને આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક મળે. That is what I am saying. It wrong means it is impractical to expect. That is what I am saying. Even CFA or whatever. कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है इसलिए मेरे को सीएफए करना, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या तो एक्सपीरियंस या बहुत बड़ा कोई लेबल हो, या फॉरेन मतलब यूएस या यूके में फिर भी मिड टीयर भी स्कूल है आपका और सीएफए है तो हो सकता है। बाकी इंडिया में ऐसा नहीं है। वो हो सकता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो ठीक है? ओके, सो वी आर डूइंग दिस चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अपनी बुक में जरा देख लो कौन सा पेज नंबर है। अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगा, और लास्ट में सारे इलस्ट्रेशंस और क्विज वो आपको करने का है। See, statistical concepts and market returns, that is the name of the chapter. पेज 90 पे शुरू होता है, स्टार्ट ऑन पेज 90। ठीक है, सो नहीं, अपना जो हर बार होता है ना सीएफ एफआरएम वाला क्यूए वाला बुक, वो पीडीएफ नहीं है। सी, उसमें पेज 90 और 91 पढ़ना चालू करो। पेज 90 और 91 पढ़ना चालू करो। इनफैक्ट ऑल द वे अप टू पेज 95। चैप्टर का शुरुआत से ऑल द वे अप टू पेज 95 जस्ट स्टार्ट रीडिंग, देन वी विल स्टार्ट।
पढ़ा? 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ।
ओके सी हाँ बढ़िया। देखो स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट्स है, वन इज डिस्क्रिप्टिव अनदर इज इंफरेंशियल। आज जो पूरा कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब बड़ा सा डेटा है उसको डिस्क्राइब कैसे करें, राइट। बड़ा सा डेटा है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और शेप वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो इंफरेंशियल होता है। इंफरेंशियल मतलब सैंपल और पॉपुलेशन की बात, जो बड़ा सा है वो पॉपुलेशन है, उसमें से हम छोटी सी चीज स्टडी करेंगे वो सैंपल होगा। बट टुडे इट इज गोइंग टू बी अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो सबसे जो कम इंफॉर्मेशन देता है वो होता है नॉमिनल, सिर्फ नाम। सपोज मेरे यहाँ बैचेस के ऐसे नाम हो एबीसीडी, राइट, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए एबीसीडी नाम है।
तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। अगर उसको मैं रैंक कर सकूं कि सबसे पुरानी बैच ए है, उसके बाद शुरू हुई बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो ऑर्डिनल। मतलब रैंकिंग कर सकूं तो ऑर्डिनल। अच्छा, फिर रैंक कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं डिफरेंस भी मेजर कर सकता हूं? मतलब अगर ऐसा है कि हर एक बैच के बीच में गैप 3-3 महीने का है, ए बी सी सी डी, ऑल गैप्स आर यूनिफॉर्म, देन इट इज कॉल्ड इंटरवल। तो उसको बोल सकते हैं इंटरवल, राइट। और लास्ट में आता है रेशियो, जिसमें डिफरेंस भी ले सकते हैं और रेशियो भी ले सकते हैं। कई स्केल होते हैं, जैसे आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल चालू कहां से होता है? नहीं, 0 नहीं, -2 से होता है जनरली। फ़ारेनहाइट 32 से होता है, राइट। तो फ़ारेनहाइट 32 से होता है, सेल्सियस है वो 0 से होता है, राइट। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर एक टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है और दूसरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो रेशियो नहीं ले सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इसका डबल है, क्योंकि चालू 0 पे नहीं हो रहा है ना, चालू 32 पे हो रहा है। समझ में आ रहा है? जबकि सेल्सियस में बोल सकता हूं कि अगर एक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यस आई कैन से कि दूसरा टेम्परेचर पहले वाले का डबल है। तो ये मतलब होता है रेशियो का, ठीक है। अच्छा, फिर सब जो लिखा है इन लोगों ने बुक में कि फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो ऐसा कोई बनाने वाला पूछेंगे नहीं आपको, बट सिर्फ पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट यू शुड जस्ट नो द टर्मिनोलॉजी, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो नाउ वी एक्चुअली स्टार्ट द रियल चैप्टर। जो असली चैप्टर है वो अब शुरू कर रहे हैं। तो आपका जो पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले आता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बहुत सारा डेटा है, उसको एक नंबर में कैसे समराइज करोगे, राइट। सपोज किसी को क्रिकेट का शौक है, तो कोई भी बैट्समैन जब इनिंग्स स्टार्ट करता है, तो वो तो बहुत सारी इनिंग्स खेल चुका है, कभी 0 पे आउट हुआ है और कभी 200 भी मारा है टेस्ट मैच में। बट हम क्या देखेंगे, एवरेज, कि भाई एक नंबर में उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो एवरेज, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम एवरेज बोलते हैं उसका टेक्निकल नाम है मीन, और वो 3 टाइप की होती है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और तीनों का अलग अलग यूज है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वन विल बी बेटर देन द अनदर, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर होता है मीडियन, और फिर होता है मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारा सेंट्रल टेंडेंसी है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मीन में
2 माइनस 9 10 5 20 ऐसे नंबर्स है, ठीक है, ऐसे नंबर्स है। तो एरिथमेटिक मीन अगर ढूंढना है आपको, या माइनस जाने तो प्लस ही रखो, एरिथमेटिक मीन अगर आपको ढूंढना है तो सिंपल एडिशन करो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो क्या आया, करेक्ट। सो एरिथमेटिक मीन आपका आएगा 9.2। योर एरिथमेटिक मीन इज 9.2। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है, अगर ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा कि इनको प्लस करने के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको प्लस करने के पहले मल्टीप्लाई करो और रेस टू करो 1/5, मतलब 1/n। हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो कैलकुलेटर पे कैसे होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, उसका आंसर ले आओ, फिर y रेस टू x और ब्रैकेट में 1/5 और फिर इज इक्वल टू, तब जाके आंसर आएगा। ऑनलाइन कितना है, 7.09। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हुआ। अच्छा, बाद में क्या करना है? सॉरी सर मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या करना है? देखो, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आए ना, फिर y रेस टू x, फिर ब्रैकेट में 1/5 और इक्वल टू, ओके। ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा, फिर आएगा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में क्या करने का कि सारे जो नंबर्स है ना उसको उल्टे कर दो, और जो उल्टे नंबर्स है उनका एरिथमेटिक मीन लो, मतलब सिंपल वाला एवरेज। मतलब 2 9 10 है ना, उसके बदले 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/20 डिवाइडेड बाय 5। और ये जो आंसर आएगा, मेरे को ये आंसर लाके दो पहले। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रैकेट्स का यूज करने क्या है? हेलो, ब्रैकेट्स, हाँ सर। ब्रैकेट बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, मतलब y रेस टू x है, फिर ब्रैकेट के बगैर अगर 1/5 करोगे तो y रेस टू 1 हो जाएगा ना, और फिर डिवाइड बाय 5 होगा, ऐसा। क्या है ये? क्या आया? 0.192। तो ये जो 0.192 आया ना, उसको उल्टा कर दो फिर 5.21 या 0। और मैंने ये प्रोसीजर की तरह दिखाया
मैथमेटिकली अगर सही रख रहा है आपको तो ये रेस टू -1 हुआ। -1 मतलब उल्टा, ऐसा। नोटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, यू शुड रिमेंबर द प्रोसीजर। ये हार्मोनिक मीन चाहिए तो उल्टा करो सिंपल वाला एवरेज और आंसर को फिर से उल्टा कर देना, ऐसा। और तीनों एवरेज में से हमेशा सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा हार्मोनिक मीन, ठीक है। सर हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट किया ब्रैकेट्स लगा के? नहीं, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, पहले इतना फाइंड करो, ये जो मैंने लिखा था ना 1/, हाँ, उसका टोटल लेके डिवाइड बाय 5। तो सर इसका टोटल कैसे लेंगे, क्योंकि 1/2 फिर एक करना पड़ेगा ना, 0.5। नहीं, कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/10 ऐसे हो जाएगा। सर तो फिर इसमें भी तो पहले जैसे ही होगा ना, मतलब वो आपने बोला ना पाई वाला, वैसे ही तो होगा ना, फिर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, ये सब तो ऐप ही यूज कर रहे हैं ना, ऐप में तो इनबिल्ट ही है। सौम्या तुम ऐप यूज कर रहे हो ना? नहीं सर, मेरे पास कैल्सी है। अच्छा, मतलब कैल्सी में एक मोड होता है, मैंने करके दिया था शायद आपको, बट वो अगर मोड घूम गया है तो मुझे देखना पड़ेगा, लेक्चर के बाद मुझे बताना। ओके हाँ सर, वो आधा डेसिमल्स वाला ना? हाँ, डेसिमल वाला। और वो पता है हमने फॉर्मेट का प्रेस करके करा था। हाँ, बीजीएन वाला। नहीं, बीजीएन वाला नहीं, मैं बताऊंगा। तो ये आपका एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। दूसरी चीज, ये जो एरिथमेटिक मीन होता है ना, वो अगर सैंपल का है तो सिंबल एक्स बार होता है, और पॉपुलेशन का है तो म्यू होता है। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, बट यू शुड नो द सिंबल, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, तो फाइनेंस और रिस्क में ज्योमेट्रिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जनरली डेटा क्या आएगा, परसेंटेज का आएगा। हमारे पास डेटा कैसा आएगा, परसेंटेज का आएगा। लेट मी शो यू। सी सपोज 5 ईयर रिटर्न्स है, पिछले 5 साल के रिटर्न्स है, 10%, -5%, 6%, 2% एंड 11%, ठीक है। ऐसे आपके रिटर्न्स है, राइट। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, डेटा किसमें, परसेंटेज में, तो मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा, इसको समझ लो। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो परसेंटेज है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मतलब ये 0.1 हो जाएगा, ये -0.05, 0.06, 0.02, 0.11, ठीक है। फिर ये जो 5 नंबर्स आए, इन सब में 1 ऐड करना है, मतलब 0.1 नहीं, 1.1। इसमें +1 करोगे तो 0.95 इंटू 1.06 इंटू 1.02 इंटू 1.11, 5 है तो रेस टू 1/5, ठीक है। और क्योंकि आपने हर एक डेटा में 1 ऐड किया है, तो आंसर आ जाए उसके बाद लास्ट में 1 माइनस कर देना। तो ये मुझे निकाल के दिखाओ। सर
रेंज क्या होता है? मैं बताता हूँ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अप्रोप्रिएट होते हैं, मैं अभी बताऊंगा। कितना आ रहा है ये? 0.0463, मतलब 4.63%। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अच्छा, अब जैसे सौम्या ने पूछा था, राइट, कि भाई कौन सा कब यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिचुएशन का होता है कि सपोज ये 5 साल के रिटर्न्स है, बराबर, और हमको पास्ट का डेटा समराइज करना है, क्लाइंट को बताना है कि ऑन एन एवरेज आप कितना कमाए, तो यू शुड टेक ज्योमेट्रिक मीन, नॉट अरिथमेटिक मीन, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ब्याज पे ब्याज, मैथमेटिकल इट इज कंसिस्टेंट ओनली विद ज्योमेट्रिक मीन एंड नॉट विद अरिथमेटिक मीन। तो अगर पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमाया, तो ज्योमेट्रिक मीन लो। अगर क्लाइंट ऐसा पूछता है कि सर नेक्स्ट ईयर कितना रिटर्न मिलेगा, क्या लगता है सर, नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्ट करो क्या लगता है, तो कौन सा एवरेज लेने का? एरिथमेटिक। वो एरिथमेटिक मीन लो इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट। और हार्मोनिक मीन का तो ऐसा है कि उसका एप्लीकेशन बहुत कम है। सपोज ये 2 9 10 5 20 है ना, तो हर एक पीरियड में आप फिक्स पैसा डाल रहे हो। सपोज हर एक महीने में 5,000 रुपए के शेयर ले रहा हूं, और कभी भाव 2 है, कभी 9 है, कभी 10 है, ऐसा। एवरी टाइम आई एम पुटिंग से 5,000 रुपीज, बट आई एम बाइंग एट डिफरेंट प्राइसेस। तो फिर मुझे अगर पता करना है कि ऑन एन एवरेज कौन से भाव पे मैंने लिए, तो लॉजिक से तो हो ही सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ढूंढना है तो हार्मोनिक मीन इज द आंसर, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये इसमें क्या आपको यूज करना है। और दूसरी चीज, सॉरी, हाँ, ये सपोज 2 9 10 5 20 है ना, मान लो आप हर महीने 5-5 हजार रुपए के शेयर ले रहे हो, ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज एवरी मंथ, बट एवरी मंथ प्राइस इज डिफरेंट। कभी शेयर 2 रुपए का मिला, कभी 9 रुपए का, कभी 10 रुपए का, ऐसा। सिचुएशन समझ में आया? तो अगर आपको 5 महीने बाद पता करना है कि ऑन एन एवरेज एक शेयर कितने का पड़ा, तो हार्मोनिक मीन ऐसा। हार्मोनिक मीन यूज करता है, मतलब को आजू मानी के आजू में कोई शेयर की क्वांटिटी नहीं, देन इट्स डिफरेंट। हार्मोनिक मीन कब काम में आता है? जब रूपी सेम होता है, जैसे एसआईपी होता है कि हर महीने 5,000 रुपए डालते हैं, तो हार्मोनिक मीन काम करता है। नहीं, अल्टीमेटली यू हैव टू, कोई भी भाव निकालना है एवरेज, तो कितने पैसे डाले हैं डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स खरीदे हैं। लॉजिक से तो ऐसे ही करना चाहिए, बट फिर भी रेडीमेड ये फॉर्मूलाज होते हैं जो यूज कर सकते हैं, ऐसा। सर ये जो एवरेज प्राइस निकालते हैं शेयर्स का, तो बीच में अगर हमने सेलिंग भी किया हो तो वो कंसीडर होता है?
सिर्फ हमने कौन से भाव पे खरीदे उसका डेटा होगा। अच्छा, तो ये आपका मीन हो गया। अच्छा, एरिथमेटिक मीन कभी कभी आपको कंबाइन करना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट 3 म्यूचुअल फंड्स ए बी सी, ठीक है, मेरे पास 3 म्यूचुअल फंड्स है ए बी सी, राइट। जो मार्केट वैल्यू है ये 10,000 रुपए मेरे है, इसमें 20,000 है और इसमें 5,000 है, ठीक है। और एबीसी ने अलग अलग रिटर्न दिए हैं, सपोज इसने 8% दिया, इसने -2% दिया और इसने 20% दिया, एंड आई वांट टू फाइंड द ओवरऑल एवरेज, जिसको वेटेड एवरेज भी बोला जाता है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? WA इज इक्वल टू W1A1 W2A2 W3A3, ठीक है, where W इज द वेटेज। तो वेटेज आपको निकालना पड़ेगा। वेटेज कैसे निकालोगे कि टोटल मार्केट वैल्यू कितना है 35,000, राइट। तो ये पहला वेटेज क्या निकलेगा 10,000 आउट ऑफ 35,000, अंडरस्टूड, इंटू 8% प्लस 20,000 अपॉन 35,000 इंटू -2% और प्लस 5,000 अपॉन 35,000 इंटू 20%। तो ये आपका वेटेड एवरेज निकलेगा। कितना है 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4%। ये आपका ओवरऑल एवरेज या वेटेड एवरेज हुआ पूरा पोर्टफोलियो का। जाए आगे। CAGR बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये जो शो किया जाता है CAGR वो ज्योमेट्रिक मीन ही होता है ना, तो ज्योमेट्रिक हाँ, CAGR ज्योमेट्रिक मीन थ्रू होता है। अच्छा, फिर मीडियन और मोड। तो सपोज अगेन वी हैव गॉट डेटा लाइक दिस, सपोज ऐसा डेटा है अपने पास, ठीक है, और हमको पूछा है व्हाट इज द मीडियन। तो हमेशा मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, और मिडल वैल्यू मतलब n+1/2, n+1/2 उतना ऑब्जर्वेशन। तो हमारे केस में क्या होगा
के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1/2 मतलब 4.5 ऑब्जर्वेशन, 4.5वां ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 6 8 9 2 6 8 9 10 10 दो बार आ रहे हैं ना, 14 14 और 15, तो 4.5 मतलब 4 और 5 का एवरेज ले लो, 1 2 3 4 एंड 5th, तो 9 + 10/2 9.5। 9.5 जो है वो आपका मीडियन है, राइट। अगर मान लो यहां पे और एक वैल्यू होती 17, सपोज और एक वैल्यू होती 17, तो n क्या होता, 9 होता, तो फिर 9 + 1/2 मतलब 5th, तो फिर सीधा 10 आ जाता, ऐसा। तो टेक्स्ट बुक में कभी कभी देखोगे तो ऐसा कि ऑड के लिए ये फॉर्मूला और इवन के लिए ये फॉर्मूला, बट आई डोंट प्रिफर दैट। फॉर्मूला तो हमेशा यही n + 1/2, वो आपको सही आंसर दे देगा, ठीक है। और मोड मतलब सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है, तो इसमें 10 दो बार आ रहा है ना, तो मोड इज 10, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड मोड, ठीक है। तो जो 2 है, सॉरी जो 10 है वो अपना मोड होगा। अगर कुछ रिपीट नहीं है तो मोड डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर टाई है, सपोज 10 भी दो बार आ रहा है और 12 भी दो बार आ रहा है, तो दोनों मोड होंगे, ऐसा। तो दिस इज योर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये सब क्या हुआ, सेंट्रल टेंडेंसी हुआ। अच्छा, इसके अलावा फिर हम देखेंगे क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स होता है, डेसाइल्स होता है, वो देखेंगे। ओके, सो see, in addition to central tendency, we might be interested in quartiles। क्वार्टाइल्स मतलब क्या, कि पूरे डेटा के हम 4 पार्ट्स बना रहे हैं, या डेसाइल्स होता है कि 10 पार्ट्स बना रहे हैं, राइट। फिर जैसे ये कैट और सबका स्कोर नहीं है, परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट बना रहे हैं, तो वो भी हमको फाइंड करना आना चाहिए। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपसे कोई पूछता है
थर्ड क्वार्टाइल, सपोज डेटा यही है, डेटा यही है, somebody is asking you what is the third quartile, तो क्या करने का कि थर्ड है इसलिए 3 और क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट, इसलिए डिवाइड बाय 4 और इंटू हमेशा n+1 करने का, हमेशा n+1 करने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n अपना 8 था, तो 3/4 इंटू 9, तो क्या आंसर आएगा? आई थिंक 6.75 है, 6.75 आया। तो 6.75 मतलब 6.75 ऑब्जर्वेशन। तो 6.75 ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि पहले 6 1 2 3 4 5 6, लेट मी राइट दिस वे, 6 प्लस 0.75 इंटू 7th माइनस 6, ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो 10 प्लस 0.75 इंटू 14 माइनस 10, तो आंसर आएगा 13। 13 इज योर थर्ड क्वार्टाइल। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। अच्छा, फिर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई मेरे को 7 नहीं, 7 छोड़ो, तो वो सेकंड डेसाइल चाहिए, सेकंड डेसाइल चाहिए। तो सेकंड है तो 2, डेसाइल है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 9 तो करना ही है, n+1, तो 1.8 आएगा। तो 1.8 मतलब फर्स्ट 2 प्लस 0.8 इंटू थर्ड माइनस, सॉरी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये 5.2 आ जाएगा, ऐसा। ठीक है? So now we will be moving on to dispersion. अभी डिस्पर्शन करेंगे। हाँ, ले 5 बार बस।
ओके, सो डिस्पर्शन, सी अब तक हमने जो किया ना वो सेंट्रल टेंडेंसी था, बराबर. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के सपोज ये दो ऑप्शंस है हमारे पास. एक है कि भाई एफडी में पैसा डाल दो, 5% की एफडी है 5 साल तक, तो हर एक साल 5% मिलेगा, करेक्ट. इसका एवरेज क्या निकला, 5 निकला. दूसरा ऑप्शन है अपने स्टॉक मार्केट में डालो, और स्टॉक मार्केट में आपने डाला 5 साल के लिए, तो रिटर्न्स ऐसे आए, राइट. इसका एवरेज क्या निकला, इसका भी 5 एवरेज निकल रहा है, ये सर नो, बराबर. अब कोई मुझको बोले कि दोनों का एवरेज सेम है, तो दोनों इक्विवेलेंट हुए, तो बात सही है कि गलत है, बात गलत है ना, क्योंकि ये साइकिल की सवारी है और ये रोलर कोस्टर राइड है, राइट. इसमें फ्लक्चुएशन बहुत है, तो जो फ्लक्चुएशन कैप्चर करना है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. जो वेरिएशन है, राइट, या इन अदर वर्ड्स एवरेज पे भरोसा कितना कर सकते हैं. इसमें एवरेज पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, जबकि इसमें एवरेज पे ज्यादा कुछ भरोसा नहीं कर सकते, इट इज जस्ट अ नंबर. तो एवरेज पे कितना भरोसा कर सकते हो वो जानना है तो डिस्पर्शन निकालना पड़ेगा. और डिस्पर्शन में सबसे सिंपल होता है रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. लेट अस स्टिक टू दिस डेटा. तो मैक्सिमम क्या है 20, मिनिमम क्या है -10, तो रेंज आया 30. ठीक है, रेंज आया आपका 30. फिर दूसरी दो चीजें हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो डेटा है मैं वो वर्टिकली लिखता हूं, तो एक्स बोलेंगे, -10, 20, 10, -5 और 10. हर एक ऑब्जर्वेशन में से एवरेज माइनस करो, एवरेज है 5, तो ये -15, ये 15, ये 5, ये -10, ये 5, एवरेज क्या है 5 है ना, बराबर. अगर आपको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ढूंढना है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये जो डिफरेंसेस है ना उनको डेविएशन बोलते हैं. तो एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, एब्सोल्यूट मतलब माइनस साइन हटा देने की, और इनका टोटल ले लो. यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय n. तो 50 बाय 5 तो 10, तो 10. दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. मुझे नहीं पता कहां पे इसका यूज होता है, इनफैक्ट मैंने होते हुए कभी देखा भी ज्यादा नहीं है, तो इट इज नॉट वेरी यूजफुल, राइट, इट इज नॉट वेरी यूजफुल. सॉरी, इसमें
हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू એટલે આપણે જે માઈનસ સાઇન હટાવી દઈએ છે ને just consider the value not the sign that is called absolute value हाँ अच्छा तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ठीक है बट ज्यादा यूज नहीं होता है जो यूज होता है वो क्या है तो स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to square root of variance और वेरिएंस क्या है यहां पे हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था उसके बदले स्क्वायर्स ले लो और डिवाइड बाय n करो मतलब यहां पे xi माइनस एवरेज उसका स्क्वायर ले रहा हूं मैं तो ये 225 ये 225 ये 25 ये 100 और ये 25 और उसका टोटल 600 isn't it तो 600 डिवाइड बाय 5 120 दिस इज कॉल्ड वेरिएंस इसको बोलते हैं वेरिएंस और इसका स्क्वायर रूट ले लो आप मतलब लगभग 11 आएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है 10.99 10.95 10.95 is our standard deviation इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया बराबर हाँ ये एक फॉर्मूला ऐसा है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें पॉपुलेशन या सैंपल का फर्क है ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा ना वो पॉपुलेशन का है अगर आपको सैंपल बोले सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो तो n के बदले n-1 ले लेने का तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस है अगर सैंपल वेरिएंस निकालना होता तो 600/4 हो जाता तो 150 हो जाता और फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका रूट 150 हो जाता 12.25 अगेन इसका जो रीजन है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है राइट बट एज अ फॉर्मूला याद रखना कि अगर वेरिएंस सैंपल का है तो नीचे n-1 आएगा और सिंबल भी पॉपुलेशन का है तो उसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं इसको एस स्क्वायर बोलते हैं ठीक है मीन में भी सिंबल अलग थे लेकिन फॉर्मूला एक ही था इसमें सिंबल भी अलग है और फॉर्मूला में भी थोड़ा डिफरेंस है सर ये सजेस्ट क्या करता है मतलब 10 पॉइंट मतलब 11% वैल्यू उसकी एवरेज से डेविएट करती है ऐसा मतलब सॉर्ट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बट उस टाइप का उसका इंटरप्रिटेशन है बोलो ऑल ऑफ यू ठीक है ओके तो ये आपका डिस्पर्शन हो गया और जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा वर्ल्ड है उसमें नॉर्मली अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इससे काम चलता है
एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे ही काम चलता है। अच्छा, और इसमें एक अच्छा प्रॉपर्टी या रूल है, which is called Chebyshev's inequality, चेबीशेव। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि आपका कोई भी डेटा होगा, ये लिख लो, for any data set 1 minus 1 upon k square into 100, that much percent of the data will lie between arithmetic mean minus k into standard deviation or arithmetic mean plus k into standard deviation. Say for example, मेरा कोई 100 मार्क का टेस्ट है या 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, उसमें एवरेज मार्क 60 आए और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया, एवरेज मार्क 60 आए और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया, ठीक है, तो चेबीशेव से मैं क्या बता सकता हूं कि एरिथमेटिक मीन प्लस और माइनस के इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज मैं k इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं, सपोज मैं k इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं, k 1 नहीं ले सकते, चाहे 1.1 ले लो, 1 नहीं ले सकते, बट सपोज मैं k 2 ले रहा हूं, तो 2 का क्या मतलब होगा, k 60 माइनस 2 इंटू 10 और 60 प्लस 2 इंटू 10, मतलब ब्रैकेट क्या बनेगा 40 से 80। तो 40 से 80 जो मार्क्स आए होंगे वो कितने लोगों के आए होंगे, सपोज देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स, सपोज 10,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 40 से 80 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स होंगे, ये फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन के क्या है 2 है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये 75% आएगा। जो 75% बच्चे हैं, मतलब 10,000 में से 7,500, उनके मार्क्स 40 से 80 के बीच में ही होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ चेबीशेव रूल, ठीक है। और ये चेबीशेव का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि अगर हमारा डेटा ऐसा बेल शेप है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, लेकिन चेबीशेव ऐसा है कि भले ही आपका डेटा नॉर्मल हो या कुछ भी उटपटांग हो, मतलब नो मैटर हाउ द डेटा इज, चेबीशेव इनइक्वालिटी इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, तो इतना हमको पता होना चाहिए, मतलब वही कि हम लिमिट निकाल सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स तो ये ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, ऐसा बिना एक्चुअल डेटा को देखे हुए। यस, हेलो, सर इसमें हम लोग के भी सपोज करते हैं, नहीं के तो मतलब मैंने एग्जांपल के लिए सपोज किया, बाकी तो हमारे सिचुएशन के हिसाब से होगा, मतलब आपको जो सेट करना है वो कर सकते हो, सिर्फ 1 नहीं ले सकते। के की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, मतलब सपोज कोई बोले, क्या बताओ कि कैसे
नहीं, अपने को एवरेज पता है, बराबर। फिर कोई ऐसा बोले कि 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे या 90 के ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे, ऐसा कुछ जानना होगा। समझ रहे हो? सपोज जनरली, हेलो, हाँ, सपोज जनरली क्या होता है कि भाई 90% वाले कितने होंगे, 100 में से 90 वाले, सपोज। तो मुझे ऐसा निकालना है, तो देखने का कि 90 मतलब कितने स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, 60 के बाद 30 हुआ, मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, तो ये 3 हो जाएगा। तो उस तरह से लोग निकालते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। हाँ। अच्छा, नाउ सी एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, तो जितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो यहाँ हो गई। सिर्फ आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस करके लास्ट में दिया है, वो पढ़ना है। उसमें कुछ फॉर्मूला लिखी है, लेकिन वो करने की नहीं है, उसका कोई एग्जाम्पल कैलकुलेशन नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस एज अ कॉन्सेप्ट, नो कैलकुलेशन। और वो क्या है वो मैं बता देता हूं। तो अगर आपका डेटा परफेक्ट है, मतलब बेल शेप है, तो स्क्यूनेस इज 0, स्क्यू इज 0, ठीक है। और अगर ऐसा डेटा है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। मान लो कोई नॉर्मल सा क्लास है, ये बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चे भी थोड़े हैं, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता है वो भी थोड़े हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग कैसे हैं, मिडल, एवरेज। तो दैट इज स्क्यूनेस इज 0। अब मान लो ये स्कूल क्या करती है, बोर्ड में ऐसा नहीं करती, 4 डिवीजन ABCD, तो बोले A डिवीजन में सब टॉपर्स को डाल दिया, राइट, सब टॉपर्स को डाल दिया, तो उसमें ऐसा हो जाएगा, राइट, राइट टेल बढ़ जाएगी आपकी, बिल्कुल धुरंधर लोग ज्यादा है उसमें, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यू, राइट। और उसमें आपका मीन सबसे ज्यादा होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। एंड यू कैन इमेजिन, सपोज सारे टॉपर्स को डाल दिया कोई क्लास में, तो उस क्लास की एवरेज तो बढ़ जाएगी, राइट। मोड तो हमेशा ये पीक पे ही रहता है, और मीडियन बीच में होगा, ठीक है। और सपोज बिल्कुल मस्ती वाले बच्चों को एक में डाल दिया, कोई पढ़ता ही नहीं है, राइट। तो अगेन एवरेज, मीन कम हो जाएगा, ऐसा रहेगा। मीडियन हमेशा बीच में रहता है, मीडियन हमेशा बीच में रहता है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यू। और लास्ट में कर्टोसिस। सो कर्टोसिस मतलब पीक, पीकेडनेस, कर्टोसिस मतलब पीकेडनेस होता है। तो इसमें भी रेफरेंस आपका बेल शेप कर्व है, ये बिल्कुल सुंदर सुशील गुणवान है, परफेक्ट है, राइट। अब इससे ज्यादा पीक हुई आपकी, मतलब ऐसा हुआ, पीक आपका बढ़ गया, तो क्या होगा, टेल्स फैट हो जाएगी, ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पॉजिटिव कर्टोसिस, उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। जस्ट रिमेंबर द टर्म, थोड़ी फैंसी टर्म्स है। अगर बहुत बड़ी पीक है और टेल्स फैट है, तो उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक,
और फाइनेंस और रिस्क में इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क ज्यादा है, क्योंकि टेल्स मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यू। तो मान लो एक ही दिन में कोई शेयर 20% बढ़ गया या 30% एकदम से टूट गया, वो सारी चीजें बहुत होंगी, तो दैट इज लेप्टोकर्टिक। और अगर इससे उल्टा है कि बहुत ज्यादा फ्लैट है, बहुत ज्यादा फ्लैट है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक, दैट इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। बट जनरली फाइनेंस में जो डेटा देखा जाता है वो लेप्टोकर्टिक ही होता है, ठीक है। और वो पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेल कर्व, उसमें कर्टोसिस की वैल्यू 3 होती है, तो दैट 3 इज द न्यूट्रल वैल्यू। अगर 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, 3 से कम है तो प्लेटिकर्टिक। बट अगेन स्क्यूनेस और कर्टोसिस में कोई कैलकुलेशन नहीं करने का है, यू शुड जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, ऐसा, ठीक है। ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? Yes, so finance part, Yes, in finance most of the data is leptocurtic and negative skew, ऐसा। ओके, कल मिलते हैं। यस